हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द एज द एजुकेशन क्लासेस। एंड आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, कितने टाइप्स में होते हैं, और साथ ही साथ हम कंपैरिजन करेंगे अलग अलग टाइप ऑफ रैम के बारे में पढ़ेंगे, रोम के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी में। सो अगर सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लास्ट तक देखें और शेयर भी करें लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा, तो प्राइमरी मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो प्राइमरी मेमोरी हम कह सकते हैं एक स्टोरेज एरिया। तो बेसिक हम क्या देखते हैं प्राइमरी मेमोरी में, एक क्या है, ये स्टोरेज एरिया है। तो स्टोरेज एरिया का मतलब क्या होता है। स्टोरेज एरिया मतलब ये होता है कि हम जहाँ कुछ डेटा स्टोर कर सके या इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज एरिया कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को हम यहाँ क्या कहते हैं, स्टोरेज एरिया। बेसिकली दिस इज अ स्टोरेज। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है सीपीयू में, तो अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है सीपीयू में, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको क्या चाहिए, डेटा चाहिए और इंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है, डेटा चाहिए और इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो जब भी डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को चाहिए होता है, तो वो कहाँ फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा होते हैं, वो कहाँ यूज रखेगा, कहाँ पे रखेगा, वो हमेशा किसमें रखेगा, प्राइमरी मेमोरी में रखेगा। सो प्राइमरी मेमोरी इज अ मेन मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। और ये एज अ इंटरनल मेमोरी का भी पार्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी के अंदर ये ऑफर करता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। सो ये एक फिजिकल कंपोनेंट है, इसको हम कह सकते हैं एक चिप होता है जो हम मदरबोर्ड पे लगा होता है कंप्यूटर के, जैसा कि आप देख सकते होंगे। फिजिकली हम देख सकते हैं इस प्राइमरी मेमोरी को। तो ये जो रैम बेसिकली हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी का पार्ट। तो प्राइमरी मेमोरी दो टाइप में कैटेगराइज्ड होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है हमारा, रैम। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा क्या होता है हमारा, रोम, तो रीड ओनली मेमोरी। ओके, सो ये दो चीज हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले दो टाइप, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है कि स्टोरेज एरिया होता है। दूसरी चीज क्या, इस प्राइमरी मेमोरी को हम मेन स्टोरेज कहते हैं। तो कभी भी सीपीयू अपना एग्जीक्यूशन जब करता है तो वो डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ रखता है, जब भी सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है डेटा इंस्ट्रक्शन, एक मेमोरी में रखता है। तो ये मेमोरी कौन सी हो सकती है, प्राइमरी मेमोरी। तो ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, फ्रीक्वेंटली जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन यूज हो रहे हैं वो कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, हमारे यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के अंदर होने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक एक करके रैम के बारे में हम जानेंगे और रीड ओनली मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला रैम की बात करते हैं। तो रैम क्या करता है, सबसे प्राइमरी काम क्या है, स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। और रैम को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और रैम की और क्या प्रॉपर्टी होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये टेम्पररी स्टोरेज ऑफ इनपुट डेटा है। टेम्पररी का मतलब क्या हुआ, कि जिस टाइम सीपीयू अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उस टाइम वो डेटा कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर रैम के अंदर प्रेजेंट है तो वो लेता है वहां से, और लेने के बाद वो एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट देता है डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट। So input data entered into the computer using the input devices is stored in the RAM for processing. Yes. तो जो भी डेटा हमें देना है वो कहाँ स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है। अगर वो चीज रैम में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जैसे कि हम स्ट्रक्चरिंग की बात करें, तो अगर हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू विल आस्क टू द रैम, अगर वो रैम में प्रेजेंट है दैट इज ओके, इट इज फॉरवर्डेड टू द सीपीयू। अगर नहीं प्रेजेंट है तो रैम किस में मांगता है, हमारे सेकेंडरी डिवाइसेस में मांगता है, तो वहां से डेटा वो लेता है और वो अपने पास स्टोर भी करता है, साथ ही साथ सीपीयू को ट्रांसफर करता है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ रैम। सो आफ्टर प्रोसेसिंग सीपीयू इंटरेक्ट्स करता है किससे, सीपीयू इंटरेक्ट्स विद द रैम टू गेट द डेटा। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट क्या कहाँ स्टोर हो गया, रैम में अगेन स्टोर हो गया। ठीक है, सो बाद में स्टोर होने के बाद ये किसी आउटपुट डिवाइसेस पे ट्रांसफर हो जाता है। कोई भी आउटपुट डिवाइसेस हो सकता है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कोई भी डिवाइसेस हो सकते हैं, वहां पे हम इसको शो कर सकते हैं। तो बेसिकली जितने भी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन हम कहते हैं, प्रोग्राम मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वहां पे हम वो जितने भी प्रोग्राम देते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे रैम में। नेक्स्ट बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी में, दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है, रैम लूजेस इंफॉर्मेशन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन। कभी भी इसको हम क्या कह सकते हैं, रैम इज रेफर टू एज अ volatile memory. ओके, volatile means what, it loses in information. ओके, सो इसको हम वोलेटाइल भी कह सकते हैं, वोलेटाइल। सो ये अपना इंफॉर्मेशन लूज करता है कब, जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दे या अचानक से कोई पावर सप्लाई चली जाए,
तो वो अपना इंफॉर्मेशन वहां से, डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी हमने रैम में स्टोर किया था, वो हमारा वहां से चला जाता है। तो इट इज नोन एज व्हाट, वोलेटाइल मेमोरी। तो कई बार वोलेटाइल मेमोरी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। When the power is turned on, again, all files that are required by the CPU are loaded from the hard disk to the RAM. So हार्ड डिस्क में जो भी डेटा है उसको वापस से हमें रैम में लेके आना पड़ेगा, अगर वो सीपीयू को वही सारी फाइल फिर से एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए तो हम क्या कह सकते हैं एट द कंक्लूजन, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, और जो भी इंफॉर्मेशन सेव किए हैं हम, लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम मस्ट नॉट बी स्टोर्ड इन द रैम। इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं कि जो हमें लॉन्गर टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए अगर कोई चाहिए, अगर हमें कंटिन्यूअस, हमारे पास 20 लाइन के कोड हैं और हमारे पास टाइम अगर हम कहें कि उसको एक साथ हम लोड कर दें रैम में, तो दैट इज नॉट फिजिबल। ओनली जितना रिक्वायर्ड है उतने को हम ले आते हैं रैम में और उतना ही एग्जीक्यूट कराते हैं। नेक्स्ट, रैंडम एक्सेस हम कह सकते हैं। तो जिस स्टोर्ड, हम क्या कहते हैं, जनरली मेमोरी किस में रिप्रेजेंट होते हैं, बाइट्स में रिप्रेजेंट होते हैं, वर्ड्स में रिप्रेजेंट होते हैं, और लार्जर डेटा यूनिट्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो रैम हम कभी भी डेटा जो स्टोर करते हैं वो बाइट्स में होते हैं, वर्ड्स में होते हैं, या लार्जर डेटा में होते हैं। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं रैम कैन रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू विद द सेम स्पीड। दोनों की सेम स्पीड होती है, चाहे हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, चाहे हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो दोनों के लिए हमारे पास स्पीड क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द साइज ऑफ द रैम इज लिमिटेड ड्यू टू हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है, हमेशा रैम का हाई होता है, और इसको हम मेजर किस में करते हैं, एमबी में या जीबी में। ठीक है। और परफॉर्मेंस ऑफ द रैम इज अफेक्टेड, किससे अफेक्ट होता है परफॉर्मेंस रैम का, तो हम कह सकते हैं कितने जल्दी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं रैम से, एक्सेस स्पीड उसका। ठीक है। दूसरी चीज, स्पीड ऑफ द रैम जो होता है वो हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, नैनो सेकेंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं डेटा ट्रांसफर यूनिट साइज, कितना, हाउ मच इंफॉर्मेशन, कितना इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव करना है किसी एक रिक्वेस्ट में, कितना डेटा ट्रांसफर हम करते हैं, चाहे हम वो सेकेंडरी मेमोरी से हम कहाँ रैम में ट्रांसफर कर रहे हों, तो हम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो रैम में कितना ट्रांसफर हो रहा है उसकी साइज पे भी डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं रैम अफेक्ट स्पीड एंड पावर ऑफ द कंप्यूटेशन। सो हम देख सकते हैं आजकल रैम कितना आ रहा है, हमारा 1 जीबी का भी रैम आता है, 4 जीबी का भी रैम आता है। ठीक है। तो ये सब रैम की साइज होती है जिसकी स्पीड बढ़ती है, रैम का साइज जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा इसकी स्पीड होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर रैम की कैटेगरीज की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के रैम होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम, दूसरा होता है स्टैटिक रैम। ओके। सो स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, एक एसडी रैम होता है, एक ईडीओ रैम होता है। तो अलग अलग कैटेगरीज हम देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं डायनेमिक रैम क्या होता है। सो अब बात करेंगे डायनेमिक रैम की। तो डायनेमिक रैम हमारा फिर कैसे वर्क करता है या क्या इसका प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो डायनेमिक रैम क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी चिप है। डी मतलब क्या होता है, डायनेमिक। ओके। डायनेमिक रैम। ओके। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है इसके अंदर कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, तो हम ये दो चीजें यूज करते हैं इसके अंदर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाता है, मेमोरी सेल बनाता है। ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो ये कैसे अरेंज होते हैं, मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होते हैं। और कैपेसिटर क्या होल्ड करता है, बिट की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। ठीक है। तो बिट मतलब क्या हो गया, जीरो और वन की बात कर रहे हैं हम यहाँ बिट की। ठीक है। तो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों कंबाइन होके एक साथ बनाते हैं क्या, मेमोरी का एक सेल बनाते हैं। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इसमें कैसे काम करता है, स्विच का काम करता है इसमें। तो ट्रांजिस्टर का वर्किंग कैसा होता है, ट्रांजिस्टर का वर्किंग दो स्टेट में रिप्रेजेंट करेगा। स्टेट एक होता है क्या, ऑन, और दूसरा क्या होता है, ऑफ। ओके। सो ऑन ऑफ हम किस में देखते हैं, स्विच में। जैसे कि हमारे पास फैन का स्विच होता है उसी तरह इसमें भी स्विच का वर्किंग होता है, एक ऑन होता है, दूसरा क्या होता है, ऑफ होता है। तो ये दोनों क्या है, इसके स्टेट्स है। वी आर कॉलिंग इट एज अ स्टेट्स। नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, सबसे पहली चीज तो डायनेमिक रैम होता क्या है, तो ये एक टाइप ऑफ रैम है जिसमें हम स्मॉल डेटा को स्टोर करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन फॉर द सीपीयू। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं इसके अंदर हम इन सब चीजों को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं डायनेमिक रैम का। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ स्विच दैट लेट्स द कंट्रोल सर्किटरी ऑन द मेमोरी चिप रीड द कैपेसिटर और चेंज इट्स स्टेट। ओके। सो अगर आप बात करें इसकी, तो ये कैसे वर्किंग करता है हमारा। सो
इसमें डायनेमिक रैम में हमें हमेशा पीरियोडिकली हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है कंटिन्यूअसली टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। क्या मतलब है रिफ्रेश करने का? तो हम कह सकते हैं एक रिफ्रेश का आइकन अगर हम देखें तो ये कुछ हम आइकन समझ सकते हैं, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये समझो हमारा क्या है, डायनेमिक रैम है। ओके, तो दिस इज डायनेमिक रैम। तो पीरियोडिकली इसको कंटिन्यूअसली हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। क्यों हमें रिफ्रेश करना पड़ता है? टू सेग्रीगेट द डेटा। डेटा कहाँ पे स्टोर है, कितने स्पेस खाली है, उसको एक सिंक्रोनाइज मैनर करने के लिए हम इसको पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। सो मेमोरी कंट्रोलर इसके लिए चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है? मेमोरी कंट्रोलर। सो मेमोरी कंट्रोलर क्या करता है? रिचार्जेस ऑल द कैपेसिटर। तो जो भी कैपेसिटर, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। सो कैपेसिटर होल्डिंग अ वन बिफोर दे डिस्चार्ज। ओके, सो जो भी अगर कोई डिस्चार्ज होने वाला है, कैपेसिटर नहीं वर्क कर रहा है, तो वो अपना स्टेट क्या कर देता है? वन कर देता है और नेक्स्ट कैपेसिटर पे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, द मेमोरी कंट्रोलर रीड्स द मेमोरी एंड देन राइट्स इट टू राइट बैक। ओके, सो रीड एंड राइट ऑपरेशन जब भी परफॉर्म होता है, इसीलिए इसको हमें पीरियोडिकली क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट, डी रैम गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द रिफ्रेश ऑप्शन। तो डी रैम बेसिकली रिफ्रेश ऑप्शन जो ऑपरेशन जो है उसी पे नेम दिया गया इसको, डायनेमिक रैम। अदरवाइज हम क्या कहेंगे? इसको स्टैटिक रैम कहेंगे, दैट इज अनदर टाइप। नेक्स्ट, हम क्या कहेंगे? रिफ्रेशिंग करना, इसमें कुछ टाइम लेता है रिफ्रेश करने के लिए। जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें स्लो कह सकते हैं। अगर टाइम ले रहा है तो हम कह सकते हैं डायनेमिक रैम हमारा क्या होता है? थोड़ा सा स्लो वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसका एक्सेस स्पीड कितना होता है, तो दैट इज रेंजेस फ्रॉम 50 टू 150 नैनो सेकेंड। ओके, तो 50 से 150 नैनो सेकेंड का ऑपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टैटिक रैम का। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल एब्रीवेशन है। ठीक है, तो S stand for what? Static. Okay, so static random access memory, that is a chip is usually used in cache memory. इसको हम कहाँ यूज करते हैं? कैश मेमोरी में, ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। डेफिनेटली इसमें स्पीड क्या होती है? इसकी हाई स्पीड होती है। तो स्पीड इज हाई, स्पीड क्या होती है इसकी? वेरी हाई। नेक्स्ट, SRAM यूजेस मल्टीपल ट्रांजिस्टर। यहाँ पे 4 to 6 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं फॉर ईच मेमोरी सेल एंड इट डज नॉट हैव अ कैपेसिटर। इसके अंदर कोई कैपेसिटर हम नहीं यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने डायनेमिक में बताया था कि दो चीजें मिलकर बनती हैं, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। ओके, ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहें? यहाँ पे कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसका कॉन्सेप्ट है? ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट हम कहें SRAM memory cell has more parts so it takes more space on the chip than the dynamic RAM cell। इसका ज्यादा पार्ट होते हैं, उसकी वजह से हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टर कितने होते हैं? 4 to 6 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा पार्ट होते हैं, तो इस वजह से इसका साइज भी बड़ा होता है। और इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके लिए हमें कांस्टेंट रिफ्रेशिंग इसको करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि रिफ्रेशिंग हमें करना नहीं है बार बार। तो अगर हम रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं बार बार, तो स्टैटिक रैम में हमें इसको बार बार रिफ्रेश ये नहीं करना है। ठीक है, सो ये हमेशा याद रखना है। देयरफॉर इट इज फास्टर देन द डी रैम। डी रैम से ये हमेशा फास्टर होता है। सो स्टैटिक रैम क्या होता है? ज्यादा एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ डी रैम को अगर कंपेयर करें, एंड इट टेक्स मोर ऑफ स्पेस। ये काफी ज्यादा स्पेस लेता है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं इट इज स्टोर इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद द पावर। ओके, जैसे जैसा पावर उसको हम कह सकते हैं देते हैं, वैसा वैसा इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहता है। ठीक है, सो वेरी इजी टू यूज, हम कह सकते हैं काफी ज्यादा फास्ट होता है। और एक्सेस स्पीड ऑफ SRAM रेंजेस फ्रॉम 8 to 10 नैनो सेकेंड। ओके, सो एक्सेस स्पीड कितनी होती है? 8 से 10 नैनो सेकेंड। ओके, नैनो सेकेंड। ओके, so this is what about the static memory. Now we will see about the read-only memory. Read-only memory क्या होता है? Non-volatile primary memory. Non-volatile का मतलब क्या होता है? It does not loses its content when the power is switched off. अगर सडनली आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो इसका डेटा जो होता है वो लॉस नहीं होता। तो इसका मतलब हमारा क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। ओके, सो रोम इज कंसिडर्ड एज अ रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेम इम्प्लाइज, इसका जो नाम ही है हम देख सकते हैं रोम का, तो वो क्या होता है? रीड कैपेबिलिटी। ओके, सो दिस इज व्हाट, रीड कैपेबिलिटी ज्यादा होता है एंड नो राइट कैपेबिलिटी। सो जैसा कि रैम में हम देख सकते हैं, रैम में क्या होता है? ये रीड भी करता है और साथ ही साथ क्या करता है? राइट भी करता है।
लेकिन अगर हम रोम की बात करें तो रोम में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सो दैट्स वाई द डेटा स्टोर जो होता है वो परमानेंट होता है, और हम कह सकते हैं इसको हम एग्जैक्ट करेक्ट हम नहीं कर सकते। सो आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द रैम वी कैनॉट करेक्ट इट। ओके, सो रोम कम्स प्रोग्राम्ड बाय द मैन्युफैक्चर। तो जो भी मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क हमारा है, अगर हमें 4 GB का हार्ड डिस्क है, हमारा 10 GB का हार्ड डिस्क है, तो वो मैन्युफैक्चर डिसाइड करता है कि रोम का हमारा साइज क्या होगा। तो रोम के अंदर और क्या क्या चीजें लाई करती हैं, तो हम कह सकते हैं ढेर सारे प्रोग्राम, डेटा, इंस्ट्रक्शन, ढेर सारी चीजों को हम स्टोर करते हैं अपने डिवाइसेस में। ठीक है, सो रोम स्टोर डेटा नीडेड फॉर द स्टार्टअप ऑफ द कंप्यूटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रोम हमारे लिए क्या चाहिए, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहला हम जो लोड करते हैं, हम वो क्या लोड करते हैं, ओएस लोड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लाई करता है, इसको हम कह सकते हैं कि पहला प्रोग्राम जो लोड करता है वो क्या होता है, बायोस प्रोग्राम होता है। दैट इज व्हाट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, सो बायोस प्रोग्राम लोड करता है, तो इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इनिशियलाइजिंग डिवाइसेस are attached to a computer are stored in ROM, and ROM चिप में हम क्या स्टोर करते हैं, BIOS बेसिकली, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बूट द सिस्टम। जब भी हमें बूट करना है तो ये BIOS प्रोग्राम लोड करता है, एंड BIOS इज परमानेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम कहते हैं परमानेंटली हमारे पास पार्ट होता है, और जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, तब आप कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं। It does not load from disk, but instead it is stored in the ROM memory chip। तो ROM memory chip में ऑलरेडी वो स्टोर होता है, किसी भी एडिशनल डिस्क को इंसर्ट करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये लोड करने का काम कौन करता है, हमारा लोड करने का काम करता है बूट लोडर। ओके, दैट इज द वर्क ऑफ बूट लोडर। नेक्स्ट बात करें सम ऑफ द रोम्स। कुछ हमारे रोम्स की कैटेगरीज हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोग्रामेबल रोम, जिसको हम पी रोम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, दैट इज ई प्रोम भी हम कहते हैं इसको। नेक्स्ट थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, so that is double EEPROM। Okay, so these are the kinds of ROM, read only memory। तो इसके बारे में भी हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे कि क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे प्रोम का मतलब होता है। प्रोम प्रोग्रामेबल रोम का जो डिजाइन हुआ था, वेन टी सिंह चाव ने इसको 1956 में रिप्रेजेंट किया था, प्रोग्रामेबल रोम को। इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। ओके, सो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज इन वीडियो गेम्स या मोबाइल फोन्स में, या अलग अलग जगह हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो पी रोम प्रोग्रामेबल है, इसको हम नॉन वोलेटाइल नेचर में होता है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर होता है। दूसरी बात, हम वीडियो गेम्स में, मोबाइल फोन्स में, माइक्रो कंट्रोलर में इसको हम कहाँ भी यूज कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर में यूज कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं काफी ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव ऑटोमोबाइल्स में या ऑटोमेटिव क्रिएशंस में, जैसे ग्राफिक्स वगैरह में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज इसके अंदर क्या है, अलग अलग वीडियो गेम्स, मोबाइल फोन हमने देख लिया। दूसरी बात, वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस है, एक बार हम फिक्स करते हैं और ये परफॉर्म करता है ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं ई प्रोम के बारे में। ई प्रोम का मतलब क्या होता है, इरेजेबल। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय इरेजेबल। सो इरेजेबल का मतलब होता है कि इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड। ओके, हम इसको कई बार इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, तो इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड सेवरल टाइम्स। एक बार हम डेटा को लिखेंगे, उसके बाद फिर वापस से इसको हम इरेज कर सकते हैं। तो दैट इज द वर्क ऑफ व्हाट, ईप्रोम। ओके, सो इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी विच इज रैंडम एक्सेस, रैंडमली एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डबल ई प्रॉम। डबल ई प्रॉम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, सो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इट इज अ एब्रीवेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको डिजाइन किया था किसने, जॉर्ज पर्ल इगोज ने 1978 में एट इंटेल। ओके, सो इट इज अ बाइट वाइज इरेजेबल, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ बाइट वाइज इरेजेबल। सो ये कैरेक्टरिस्टिक है कुछ हमारे किसके, रोम के। सो अभी तक हमने क्या देखा, रोम के कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और इनकी वर्किंग क्या है, या इनका एब्रीवेशन हम कैसे करते हैं। तो बहुत बार एग्जामिनेशन में इनके एब्रीवेशन काफी बार पूछे जाते हैं, या इनका इन्वेंशन किस ईयर में हुआ था वो पूछे जाते हैं।
तो ये क्या था हमारा, रोम के बारे में था। प्राइमरी मेमोरी हमने देखा, तो हमने क्या देखा, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, और साथ ही साथ इसके कैटेगरीज देखा, जैसे कि रोम और रैम देखा, रैम की कैटेगरीज देखी। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल का हमारा पास प्राइमरी का है। इसमें मैंने खाली सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया है आपको। इसके एडवांस में अगर हम जब जाएंगे तो इसके प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम कैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जब प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, तो और ज्यादा डिटेल के इसमें डिस्कशन करेंगे। वो हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एंड साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट जब आता है, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। So this is it for today's session, and this is complete detail of primary memory. प्राइमरी मेमोरी इसके बाद या इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बेसिक की अगर बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, तो इतना आप देख लीजिए, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो अगर आप नए व्यूवर हैं तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और साथ ही साथ हम जुड़े रहेंगे आगे की वीडियोस के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।